नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली के बारे में। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और खड़ी बोली का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध है। ठीक है, किस प्रकार से खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज से एक तरह से प्रारंभ होती है और विकसित होती है, इसके संबंध में हम पढ़ने के लिए किस पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, इन दोनों पुस्तकों की सहायता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है या खड़ी बोली के विकास में क्या योगदान है और खड़ी बोली किस प्रकार से प्रारंभ होती है। ठीक, उसकी प्रारंभिक क्या अवस्था रही है। तो सामान्य तौर पर हम ये जानते ही हैं कि खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रयोक्ता के तौर पे हम अमीर खुसरो को जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रारंभ में आदिकाल में सबसे पहले अमीर खुसरो का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद हम जब देखते हैं 13वीं 14वीं शताब्दी में 14वीं 15वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो जो दक्षिणी हिंदी गद्य की रचनाएं हैं, जिसमें जैसे गेसुदराज की मिराजुल आस्कीन या फिर मुल्ला वजही की सबरस, ये रचनाएं जो हैं खड़ी बोली में है लगभग। ठीक है, दक्षिणी हिंदी में है जो कि खड़ी बोली से मिलती जुलती भाषा है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो भक्ति काल के संत हैं जैसे कबीर इत्यादि हैं या फिर गोरखनाथ की वाणियों में भी, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत खड़ी बोली का हमको प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, और उसके बाद मुख्य रूप से जो खड़ी बोली हमें प्रयोग में देखने को मिलती है वो कब, 19वीं शताब्दी में। ठीक, इसके पहले छिटपुट रचनाएं मिलती हैं थोड़ी बहुत भक्ति काल में, अमीर खुसरो में, आदिकाल में। ठीक, 14वीं 15वीं शताब्दी में दक्षिणी गद्य मिलता है और मुख्य रूप से जो खड़ी बोली गद्य की रचनाएं मिलने लगती हैं वो 19वीं शताब्दी में। ठीक, 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से धीरे धीरे करके खड़ी बोली गद्य का या खड़ी बोली भाषा का ही जो है विस्तार होता है। ठीक, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का उससे क्या संबंध है। खड़ी बोली बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देते हैं कि खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। ध्यान देंगे, खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हो जाती है। ठीक, और बच्चन सिंह बताते हैं कि इसका सबसे पहले प्रयोग कॉलेज के जो भाखा मुंशी थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 भाखा मुंशी के रूप में नियुक्त हुए, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र। तो सबसे पहले इन लोगों ने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। ठीक, प्रेम सागर में लल्लू जी लाल लिखते हैं, लल्लू जी लाल की रचना है प्रेम सागर, उसमें लल्लू जी लाल का एक कथन यहाँ पर कोट किया है बच्चन सिंह ने। वो लिखते हैं कि संवत 1860, जिसको अगर हम ईस्वी सन में करें तो 1803। ठीक है, तो लल्लू जी लाल लिखते हैं कि संवत 1860 में लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवचीद ने जिसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा। ठीक, यानी कि खड़ी बोली, यहाँ पे ये भी आपको पता चलता है दिल्ली और आगरे के आसपास की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है। और 1803 ईस्वी में जो प्रेम सागर की रचना हुई उसमें यामनी भाषा को छोड़कर, यानी कि ब्रज इत्यादि भाषा को छोड़ करके इन्होंने दिल्ली आगरे की खड़ी बोली भाषा का, ठीक है, प्रयोग किया लल्लू जी लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर लिखने के लिए। इसी प्रकार सदल मिश्र भी फोर्ट विलियम कॉलेज के भाखा मुंशी थे। वे अपने रचना नासिकेतोपाख्यान में क्या लिखते हैं, नासिकेतोपाख्यान उनकी रचना है जिसमें वो लिखते हैं कि अब संवत 1860 यानी कि वही 1803 ईस्वी के आसपास, संवत 1860 में नासिकेतोपाख्यान को, जिसमें चंद्रावली की कथा कही गई है, देववाणी से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया। यानी देववाणी संस्कृत में भी उन लोगों ने रचना करना नहीं समझा उचित, क्योंकि उसको भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सदल मिश्र लिखते हैं कि सन 1803 में जो नासिकेतोपाख्यान रचना रची जा रही है, जो कि जिसमें कि चंद्रावली की कथा है, उसको देववाणी संस्कृत में न लिख करके खड़ी बोली में रचा गया। तो इस प्रकार पता चलता है कि लल्लू जी लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर
और सदल मिश्र ने अपनी रचना नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली कथा, ठीक है, ये दोनों रचनाएं खड़ी बोली में किया। ठीक, 1804 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ये भी वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हिंदी के अध्यापक थे। ठीक, तो इन्होंने 1804 में जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक नामक अपनी रचना में द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे बच्चन सिंह बताते हैं कि हो सकता है कि दिल्ली आगरे की बोलचाल की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता रहा हो। अभी भी अगर हम पढ़ते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो दिल्ली और आगरे के आसपास की भाषा जो है खड़ी बोली कहलाती है। ठीक है, तो लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने इसे वहीं से ले लिया हो। दिल्ली और आगरे के आसपास से लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ने अपनी रचनाओं के लिए खड़ी बोली भाषा लिया, उसका प्रयोग किया। अब आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई, कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1800 ईस्वी में की गई प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्या होता था इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशीय भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनुदित होती थी। ठीक, और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के पहले प्राध्यापक कौन नियुक्त हुए? जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदुस्तानी भाषा के पहले प्राध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। ठीक है, और उर्दू के लिए अलग से मुंशी नियुक्त किए गए और भाखा या हिंदवी के लिए अलग से नियुक्त किए गए मुंशी। तो प्राध्यापक के रूप में पहल किसकी नियुक्ति हुई? जॉन गिलक्राइस्ट की। और उन्होंने भाखा मुंशी के रूप में, भाखा यानी हिंदवी या भाखा के मुंशी के रूप में किसकी नियुक्ति की? लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की। ठीक, तो इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और इसके माध्यम से जो विभिन्न भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थी। और हिंदुस्तानी या हिंदी भाषा के प्राध्यापक के रूप में सबसे पहले जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति होती है, और भाखा मुंशी या हिंदी जो भाषा है या भाखा है, उसकी मुंशी के रूप में लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भाखा मुंशी के रूप में आते हैं लल्लू जी लाल और सदल मिश्र, ठीक है, ये दो लोग हैं। इनकी रचनाओं में हमें खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, तो लल्लू जी लाल के प्रेम सागर की भाषा, लल्लू जी लाल और जो है सदल मिश्र, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक, इसके बारे में खड़ी बोली का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से कैसे है, या फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली की किस तरह की रचनाएं हुई, इसके संबंध में डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में हम देखते हैं तो उसमें हमको ये मिलता है तथ्य कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली गद्य में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण हुआ। ठीक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, वही 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण होता है या स्थापना होती है, तो ये है 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष। ठीक, तो उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज में खड़ी बोली गद्य में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस कॉलेज से संबंध व्यक्तियों द्वारा, यानी इस कॉलेज में जो लोग थे उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे जो खड़ी बोली में है, जैसे कि नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र, ये सब रचनाएं हैं जो कि खड़ी बोली से, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध व्यक्तियों द्वारा लिखी गई और खड़ी बोली भाषा में लिखी गई। तो नासिकेतोपाख्यान, रामचरित्र, प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, भाषा कायदा, सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, भक्तमाल टीका, हतिमताई, ये सारी चीज़ें, ये सभी रचनाएं जो हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखने वाले व्यक्तियों यानी कि लल्लू जी लाल और सदल मिश्र की रचनाएं हैं, जिससे खड़ी बोली जो है समृद्ध होती है, या खड़ी बोली गद्य की ये प्रारंभिक रूप हमें इसमें नज़र आते हैं। ठीक, तो जो
लल्लूजी लाल की जो रचना है, सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, ठीक, वो जो है यजुर्वेद और कठोपनिषद में जो नाचिकेता प्रसंग आता है, नचिकेता की कथा, उस पर आधारित है नासिकेतोपाख्यान रचना सदल मिश्र की। इसमें पूर्वी का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग और पंडिताऊपन, यह सब देखने को मिलता है। और इसके बाद भी खड़ी बोली गद्य का पर्याप्त स्वच्छ रूप इसमें हमको देखने को मिलता है नासिकेतोपाख्यान में। इसके बाद रामचरित्र भी सदल मिश्र की रचना है, जो कि अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है, ठीक, और यह भी रचना खड़ी बोली में है। ये सब रचनाएं खड़ी बोली की प्रारंभिक में हो जाएंगी। फिर लल्लू लाल जी हैं, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, ये भी खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना हो जाती है। तो लल्लू लाल का प्रेम सागर जो है भागवत के 10वें स्कंद को लेकर के चतुर्भुज मिश्र ने जो ब्रज भाषा में जो उसका अनुवाद किया था, उसका ये खड़ी बोली रूपांतरण है। यानी कि भागवत जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, उसके 10वें स्कंद को लेकर चतुर्भुज मिश्र ने जो उसका ब्रज भाषा अनुवाद किया था, उसका खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं लल्लू लाल जी प्रेम सागर के नाम से, ठीक। तो यह भाषा भी ब्रज भाषा से प्रभावित होते हुए भी ये खड़ी बोली भाषा है, ठीक। फिर लल्लू लाल की रचना लाल चंद्रिका है, जो कि बिहारी सतसई की टीका है, यह भी खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना में। फिर सिंहासन बतीसी है, बैताल पचीसी है, भाषा कायदा है, ये सब लल्लू लाल की रचनाएं हैं। यानी कि सदल मिश्र और लल्लू लाल ये जो भाषा मुंशी थे, भाखा मुंशी थे, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने खड़ी बोली गद्य के में प्रारंभिक रचनाएं करी, और जिससे खड़ी बोली गद्य जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी बोली में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान है, ठीक। तो खड़ी बोली के विकास में कहीं ना कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज ने अपना योगदान दिया है, ठीक। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों में हम जब हम देखते हैं कि कॉलेज ने जो भी खड़ी बोली के विकास के लिए प्रयास किया है, तो अंग्रेजों ने एक गलत फहमी फैलाई। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में ये लिखा है कि हिंदी जो है अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, ठीक। चूँकि खड़ी बोली की हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रहा है, या यहाँ के भाखा मुंशी के रूप में जो लल्लू लाल और सदल मिश्र नियुक्त होते हैं, चाहे हिंदुस्तानी के प्राध्यापक के रूप में गिलक्राइस्ट की नियुक्ति होती है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एक गलतफहमी या एक भ्रम फैलाया कि हिंदी तो अंग्रेजों द्वारा ही आविष्कृत है, ठीक। और लल्लू लाल ने जो प्रेम सागर में जिस हिंदुस्तानी या खड़ी बोली का प्रयोग किया है, वो वही अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। तो ग्रियर्सन भी अंग्रेज थे, तो ग्रियर्सन का मानस भी उपनिवेशवादियों का ही मानस था, इसलिए वो तो ऐसा कहेंगे ही, हर चीज़ को अंग्रेज अपने द्वारा विकसित मान ही लेते थे। उसे इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार नहीं होता, यानी यद्यपि वो उन लोगों ने यह बात कही कि खड़ी बोली अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, लेकिन उन्हें इतना तो पता होगा ही कि किसी भी भाषा का निर्माण आविष्कार नहीं होता है, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा ना होती तो उसमें पुस्तकें लिखवाने का क्या तुक था। यानी बच्चन सिंह यहाँ कह रहे हैं कि एक भ्रम अंग्रेजों ने फैलाने का प्रयास किया था, ठीक है। क्या भ्रम फैलाने का प्रयास किया था कि जो हिंदी है या जो खड़ी बोली है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि ग्रियर्सन ने भी, ठीक। और ग्रियर्सन ने यहाँ तक कहा कि ये किसी की मातृभाषा नहीं है, ठीक। तो ग्रियर्सन भी अंग्रेज था और ये उसकी उपनिवेशवादी मानसिकता थी, ठीक। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि भाषा का आविष्कार नहीं होता है, कोई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण करती है। जैसे वर्तमान में मानक हिंदी खड़ी बोली ही वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में जानी जाती है। यदि खड़ी बोली पहले से ना होती किसी बोली के रूप में या भाषा के रूप में, तो अंग्रेज उस पर पुस्तकें लिखवाते ही क्यों। तो इस प्रकार अंग्रेजों के इस भ्रम का, इस गलत फहमी का खंडन करते हैं बच्चन सिंह। खड़ी बोली पहले से ही व्याप्त भाषा थी, ठीक है, जिसमें पुस्तकें लिखवाना
और जिसका प्रचार प्रसार करना या जिसे सीखना अंग्रेजों की मजबूरी थी यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके संबंध में एक चीज़ लिखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अधिकारियों की अपेक्षा श्रीरामपुर के डेनिस मिशन के कैरे की दृष्टि अधिक पैनी और सूझबूझ अधिक गहरी थी। यानी कि जो के कैरे हैं, ठीक है, डेनिस मिशन के एक कैरे एक विद्वान हुए। कैरे ने अपने बाइबिल के हिंदी अनुवाद की चौथे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदुई या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने से संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी और यह अब भी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो श्री कैरे हैं, जो खुद भी वो भी एक अंग्रेज विद्वान थे, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो संस्कृत से बनी है और मुसलमानों के आने से पहले वो संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी और अब भी उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो कुछ अंग्रेजों ने गलत आक्षेप लगाया है, कुछ अंग्रेजों ने गलत फहमी फैलाने का प्रयास किया था कि जो हिंदी है वह अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, जैसे कि ग्रियर्सन भी उनमें से हैं। लेकिन श्री कैरे अधिक सूझबूझ वाले पैनी दृष्टि वाले विद्वान श्री कैरे ने यह बताया है कि हिंदुस्तानी से हम उस बोली को समझते हैं जो संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने से पूर्व भी संपूर्ण हिंदुस्तान में बोली जाती थी और वह बहुत ही व्यापक क्षेत्र में समझी जाती थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि खड़ी बोली का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित होता है और यही प्रारंभिक वर्ष है जब खड़ी बोली का विकास भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि खड़ी बोली भाषा अंग्रेजों ने बनाया, ऐसा भी नहीं है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने बनाया। खड़ी बोली पहले से व्याप्त भाषा थी। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग जरूर फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं। और खड़ी बोली में गद्य की प्रारंभिक रचनाएं जो है, गद्य विशेष तौर पे खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं, या यूं कह लें कि खड़ी बोली में अधिक मात्रा में रचनाएं इसी दौरान यानी 19वीं सदी के प्रारंभ से शुरू होती हैं। और वर्तमान में तो हम जानते हैं कि मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली ही प्रतिष्ठित हो चुकी है। और आधुनिक युग की जितनी भी रचनाएं हुई, भारतेंदु युग में हमें थोड़ा बहुत ब्रज भाषा में कविताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन द्विवेदी युग से गद्य हो या पद्य, सबकी भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी ही हो गई है। ठीक, और अब हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं वो मुख्यतः खड़ी बोली में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ खड़ी बोली का परिचय और फोर्ट विलियम कॉलेज का परिचय। धन्यवाद। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।